नमस्कार। चुनाव से ठीक पहले मतलब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में बिल ये जो है ये लागू हो गया है और कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले सीएए भी आ जाएगा। मुस्लिम पक्ष यूसीसी के विरोध में है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यूसीसी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। आज हमारे साथ उत्तराखंड का बहुत विशेष और बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, जिसमें आज हमारे साथ उत्तराखंड के महंत हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं। उन सब से बात करेंगे, उत्तराखंड के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई बीजेपी यूसीसी का राजनीतिक इस्तेमाल करके एक पक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रत्नमणि डोभाल जी हैं, समाज सेवी के तौर पर रजिया बेग जी हैं, इंदु नौटियाल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, साथ साथ इंद्रेश जी हैं और हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैं रत्नमणि डोभाल जी के पास चलूंगी। डोभाल जी, आप यूसीसी को यू छी छी क्यों कहते हैं? देखिए, मैं आपने इस पर डिबेट रखी है, मैं आपका स्वागत करता हूं इसमें। और ये यू छी छी मैंने इसलिए कहा है कि ये सब यू छी छी ही कर रहे हैं, इसको मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये यू छी छी है। और इसमें आप देखिए कि एक हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, देश का वो एक छोटा सा राज्य है, 24 साल उसको बने हुए हैं और उस राज्य के साथ जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे सेना में आता है, जो वीरों का प्रदेश हम कहते हैं इसको। और उस प्रदेश चुनाव से ठीक पहले यूसीसी को लेकर आना, जैसे आप यूसीसी बोलते हैं, ये लेकर के आना का क्या मतलब है? इसके क्या मायने हैं? सीधा ये सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करने का उनका उद्देश्य है कि एक, और अब उसमें भी हमारा जो सीधे सीधे अगर मैं कहूँगी मुस्लिम पॉपुलेशन को हतोत्साहित करने के लिए राजनीतिक रूप से और उसका लाभ लेने के लिए दूसरे पक्ष से। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से इस पर बात की है, उन्होंने जैसे लिव इन रिलेशनशिप में ये कहा। और इस सबके बावजूद इस सरकार ने इस टेस्ट के रूप में इस उत्तराखंड राज्य को चुना है, जिसमें ये इस चीज को बहुत उदार हमारे यहाँ जो शिक्षा का माध्यम है बहुत आगे बढ़ा हुआ है। वो अलग बात है कि वो कैसी है, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ पे ये कहते हैं कि यहाँ पत्थर उठाओ तो वो भी बीए पास मिलता है। और उस प्रदेश में आप इस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं और मुख्य रूप से ये धामी सरकार का जो फेलियर है विकास को लेके, लोगों के सवाल को लेके उत्तराखंड। मैं रजिया बेग जी के पास चलूंगी। डोभाल जी, रजिया बेग जी, जैसे डोभाल जी ने बोला कि ये जो प्रयोग किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, तो इससे फायदा किसको होगा? मतलब हिंदू पक्ष को होगा, मुसलमान पक्ष को होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को होगा? साथ ही साथ हमारे साथ मतीन खान जी भी जुड़ गए हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मतीन खान जी। सवाल मेरा रजिया बेग जी से है। आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी जी। आ रही आवाज? रजिया बेग जी, मेरा सवाल ये है, जैसे डोभाल जी ने कहा कि यूसीसी नहीं है, यू छी छी है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे किसको फायदा होगा? इससे हिंदू पक्ष को फायदा होगा, मुस्लिम पक्ष को फायदा होगा, या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का, और उत्तराखंड का भी दुर्भाग्य है कि आज तमाम जैसे कानून लोगों के धार्मिक विषयों को उठा के उनकी हर तरीके से उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनकी अपनी चीजें हैं, उनको उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए। जाहिर सी बात है, राजनीतिक फायदा उनको मिलेगा इसमें, वो चाहते भी यही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इसी एजेंडे पे काम किया है, इसी से जीते हैं, जितने दिन भी राज्य कर सके हैं, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में क्या हो या जिन राज्यों में भी ये इनकी सरकारें हैं, वो ध्रुवीकरण करके, पोलराइजेशन करके
उसी तरह से जीतते हैं और उसी तरह से बनते चले आ रहे हैं। और इसको जो अब यूसीसी के नाम पे उन्होंने घिनौनी हरकत करी है, इस घिनौनी हरकत से लोगों की धार्मिक भावनाओं को छेड़कर और तमाम तरीके से उनके अंदर एक ऐसा मतलब भय भर के कि हम अगर कानून बना सकते हैं तो हमें जरूरत नहीं है किसी की राय लेने की, हमें जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, हम जो चाहे कर सकते हैं। जिसके मतीन खान जी, को हम जी जी जी, बात है कि इससे फायदा मतीन जनता खान पार्टी जी को होने जी, वाला है और होने वाला हाँ हाँ, जी। अच्छा, मतीन खान जी के पास चल रहे हैं। मतीन खान जी, यूसीसी को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि यूसीसी के जरिए मुस्लिम पक्ष की धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है, दबाया जा रहा है एक पक्ष को, डराया जा रहा है एक पक्ष को। तो यूसीसी से दिक्कत क्या है मतीन खान जी, इसको अपनाना इतना मुश्किल क्यों है? प्रियंका जी, बहुत अब बुनियादी बात थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो धामी सरकार ने जो भी काम किया है, ये एक फेल्योर का एक बड़ा आईना है कि उनकी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का ये के यूनिफॉर्म सिविल कोड ये स्टेट के दायरे अख्तियार में नहीं है, ये तो सेंट्रल के अख्तियार में है कि वही कर सकता है, स्टेट कर नहीं सकता है, जहां तक के मेरे इल्म में। और देखिए इसमें वायलेट हो रहा है आर्टिकल 25 और 29, जो जो भारत का संविधान है उसमें जितने भी भारत के रहने वाले लोग हैं उन सबको उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, उस आजादी को वायलेट कर रहा है ये। और इस देखिए कोई भी काम सरकार करती है वो ये होता है कि जनता के फायदे के लिए, प्रदेश के फायदे के लिए, या लोगों को क्या इस मैं कह रहा हूँ यूसीसी से उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड की आवाम को, वहां के गरीबों को, बेरोजगारों को, तमाम लोगों को क्या फायदा होने वाला है, ये क्या फायदा आप कोई एक बता सकती हैं प्रज्ञा जी? क्या कोई फायदा होने जा रहा है? या जो नफरत की आग जो लगाई जा रही है कि इसके जरिए से लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो आरएसएस की पॉलिसी है कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को जात के नाम पर, लोगों को धर्म के नाम पर, लोगों के रंग और रूप के नाम पर डिवाइड करने के सिर्फ उसके पीछे ये है कि उनको लोकसभा का इलेक्शन जीतना है, सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन जीत जाए, देश में नफरत का बाजार बन जाए, देश में लोग एक दूसरे की शक्ल देख के नफरत करने लगे, देश तबाही बर्बादी की तरफ चला जाए और लोग सवाल ना कर सके सरकार से कि बताओ भाई रोजगार कहाँ है, बताओ भाई महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा की सकता लहर कुछ काम नहीं आ रही क्या? जी, राम मंदिर की लहर कुछ काम नहीं आ रही क्या? वो तो आप ही बता सकती हैं कि भाई ग्राउंड पे जितना आपने नहीं, मैं तो ये जान रहा हूं कि लोग जो ये एक सेलिब्रेशन था, बहुत से लोगों ने सेलिब्रेट किया, मगर उससे जो पेट की आग है वो कैसे बुझेगी? जो शिक्षा की आग है, जो लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अब आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस जो स्कॉलरशिप के जरिए से जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। ये क्या है? कितने स्कूल कॉलेज आपने अपडेट किए हैं ये बता दीजिए, या कितने डिग्री कॉलेज या कितने हायर कोर्सेज अपडेट किए हैं? सबको मौका देंगे, सबके पास आएंगे। आज बहुत बड़ा पैनल है हमारे साथ। आज मैंने उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को, तमाम महंत संतों को, समाज सेवियों को मैंने आज बुलाया है अपने पैनल में। इंद्रेश जी, आपका उत्तराखंड बहुत बदल गया है। पहले इतना जिहाद नहीं होता था, अब तो तरह तरह के जिहाद सुनाई देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मजार जिहाद चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले उत्तरकाशी से भगाया जा रहा था मुसलमानों को, बोर्ड्स लगा दिए गए थे। तो आपका उत्तराखंड इतना ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर कैसे बढ़ता जा रहा है? इतना बदलाव कैसे आ गया? इतना जहर कैसे फैल गया? ये अचानक कैसे हो गया? देखिए, जहर तो राजनीतिक स्तर पर ही फैलाया जा रहा है, और जहर फैलाने के लिए बाकायदा किसी भी जगह बाहर से लोगों को ले जाया जा रहा है, तब दंगा फसाद और ये सब किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही अगस्त मुनी में फिर से कोशिश की गई कि भाई
मीट की दुकानें मंगलवार के दिन न खुलें, इसके लिए एक उपद्रव करने की कोशिश हुई और उसका वहाँ के व्यापार मंडल ने मजबूती से विरोध किया, प्रतिरोध किया। तो असल में जिन लोगों की राजनीति धर्म से चलती है, धार्मिक नफरत से चलती है, धर्म से भी नहीं चलती, धार्मिक नफरत से चलती है, उत्तराखंड उनके शिकंजे में है, लेकिन लोग इसका प्रतिरोध ज़मीन पर करते हैं, ज़मीन पर मजबूती से इसके खिलाफ खड़े भी होते हैं। और हमने तो उस समय भी पूछा जब मुख्यमंत्री ने ये सब लैंड जिहाद और लव जिहाद बोलना शुरू किया कि भाई वो बताएं, भारत की सरकार ने तो 2021 में संसद में कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है नहीं, न वो परिभाषित है, तो मुख्यमंत्री के पास कोई आंकड़ा हो तो वो बताएं। हमने तो उस समय भी पूछा कि भाई कानपुर में 16 मामलों में इंद्रेश जी, यूसीसी से क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? नहीं, देखिए यूसीसी तो अपने आप में ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी सवालों के घेरे में है। भारत के संविधान के तीसरे भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसका आर्टिकल 44 है जो कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि वो आइडियो में कोई दिक्कत हो रही है ना, तो पूरे देश की सीमाओं के लिए बनाया जाना था। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि हम सिटीजन अगर हैं, नागरिक हैं, तो नागरिक तो हम देश के हैं, किसी राज्य के नहीं हैं, तो जो नागरिकों के लिए संहिता बनेगी वो पूरे देश के लिए एक बनेगी। अब यहाँ उत्तराखंड की एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा और राजस्थान का एक बनेगा, अलग अलग किस्म की नागरिक संहिताएं ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसी नागरिक संहिता होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कह तो रहे हैं सिविल कोड है, लेकिन असल में सब चीज़ों को क्रिमिनलाइज कर दिया। शादी, तलाक और लिव इन के मामले में खासतौर पर शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उसके लिए पेनल्टी पड़ेगी, तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उसके लिए सज़ा होगी। और आप देखिए बहुत ही मज़ेदार है कि आर्टिकल 15 है इस कानून का जो विधानसभा ने पास किया है, और वो कहता है कि शादी और तलाक का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्टर पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है ऐसे कुंठित लोग जिनको ये जानना है कि किसकी शादी हो रही है, किसका तलाक हो रहा है। और इसके अतिरिक्त लिव इन रिलेशनशिप का जो सवाल है, तो लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 1 महीने के भीतर नहीं कराएंगे तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। लिव इन का रजिस्ट्रार जो है वो पुलिस को भी सूचित करेगा। अगर शादी की जो उम्र है वो बालिग होने के बाद भी अगर वो शादी की उम्र को पूरा नहीं करते होंगे जोड़े, तो उनके माँ बाप को भी सूचित करेगा। तो एक तरह से ये जो लिव इन रिलेशनशिप के मामले में हुआ है वो ये है कि आम तौर पर अब तक ये होता था कि वैलेंटाइन डे के दिन दक्षिणपंथी समूह प्रेमी जोड़ों को मारते पीटते भगाते थे, तो उनको ये लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के जरिए सारे साल भर का काम दे दिया है। तो ये कानून स्त्री विरोधी है, सांप्रदायिक है और निरर्थक है। बस मैं एक आखिरी लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका आर्टिकल 2 है जिसमें जनजातियां इस कानून के दायरे से बाहर हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जनजातियों को इस कानून की जरूरत नहीं है, वैसे ही पूरे उत्तराखंड को भी इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। अनावश्यक निरर्थक कवायद है ये। तो फिर जनजाति को बाहर क्यों रखा गया है? अनुसूचित जनजातियों को क्यों इससे अलग थलग कर दिया गया है? क्या कारण लगता है आपको? देखिए, वो यहाँ तो सब चीज चुनाव आधारित है, चुनाव से तय होगा, क्योंकि जनजातियों के हम लोगों ने तो जिस समय वो कमेटी भी थी उस कमेटी के सामने भी ये लिख करके दिया कि भाई लोगों के कस्टमरी लॉज हैं, पर्सनल लॉज नहीं, मतलब क्योंकि अनुसूचित जनजाति को अलग थलग करने से इंद्रेश सर, क्या हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं आ पा रहा था क्या? मतलब खुल के बताइए, क्लियर बताइए सर। नहीं, अनुसूचित जातियों को रखने से ये समस्या होती, क्योंकि उन अनुसूचित जातियों की या जो जनजातियां हैं, जनजातियों के अपने खास कस्टमरी लॉज हैं, उनके परंपराएं हैं, उनके तमाम चीज़ें हैं, उनको डिस्टर्ब करते तो एक बड़ी आबादी सरकार के सीधे खिलाफ होती। और वोट बैंक में जो फायदा मुसलमानों के खिलाफ बनाने के अभियान बनाने में जो फायदा होता है, हिंदू सांप्रदायिकता तुष्ट होती है, वही उसी तरह का उसका ठीक उलट नुकसान होता है जनजातियों को उसमें शामिल करने से। खास परंपराएं तो हर धर्म की होती है, जैसे मुस्लिम धर्म की अपनी परंपराएं होती हैं, क्रिश्चियंस की अपनी होती हैं, सबकी अपनी अपनी होती हैं। तो इस तरीके से सिर्फ अनुसूचित जनजाति को अलग रखा है और बाकी सबको उसमें रखा हुआ है, मतलब क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए रखा है क्या? सिर्फ यही मसाला चाहिए? निश्चित ही। इसके अलावा इसका कोई कारण नहीं है।
इसके अलावा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश इसके जरिए है, ये बहुत साफ है। और आप देखिए, मैं एक और फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि विधि आयोग भारत सरकार ने बनाया। 2018 में विधि आयोग से पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और उस समय के जो न्यायमूर्ति BS चौहान उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर भारत सरकार को दिया, और उस पेपर में उन्होंने कहा कि न तो ये वांछित है यूनिफॉर्म सिविल कोड, न इसकी ज़रूरत है। और यहाँ भी जो कोड बना है वो कोड एक तरह से देश में पहले से जो कुछ कानून मौजूद हैं उन सब का कॉपी पेस्ट करके और उनको थोड़ा ज़्यादा विकृत करके लाया गया है। बार एंड बेंच में कल एक लेख छपा है जिसमें पूरा एक चार्ट उन्होंने दिया है कि किन किन कानूनों को कॉपी पेस्ट करके ये सब बनाया गया है। तो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए और महिलाओं की स्वतंत्रता पर एक तरह से हमला बोलने के लिए ये कानून लाया गया है, उसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, इंदु नौटियाल जी, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो यूसीसी को लेकर सही है कि नहीं सही है आपके अनुसार? वो तो सब दिखाई दे रहा है, और असल में जैसे इंद्रेश भी कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी अभी, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये धामी जी हैं ये बराबर मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि उनके चुनाव से ठीक पहले यूसीसी लागू करने का ये जो प्रयोग हुआ उत्तराखंड में आपके, इससे किसको फायदा होगा? भारत को फायदा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? निश्चित तौर पे ये सत्ताधारी पार्टी है जो बीजेपी है उसको फायदा होगा, और उसी का रास्ता वो तलाश रहे हैं, अपनी नाकामियों पे पर्दा वो डाल रहे हैं। और अभी जो बात आई थी इस तरह की कि भाई मुस्लिम विरोधी, हमें तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये महिला विरोधी भी है और नागरिक अधिकारों के का भी ये हनन करते हैं। ऐसा और क्यों कह रहे हैं आपको क्यों लगता है ऐसा कि ये महिला विरोधी है, नागरिक विरोधी है? इसलिए कह रहे हैं कि जो नागरिक हैं उनकी जिंदगियों में झांकने का काम ये कर रहे हैं, उनको जकड़ने का काम कर रहे हैं, और जो परिवार के अंदर रिश्ते होते हैं उनको भी मतलब जैसे तलाक है या जैसे क्या कहते हैं शादी विवाह है, उसको भी एक अपराधीकरण उसका कर रहे हैं, या लिव इन रिलेशनशिप है, बहुत ही व्यक्तिगत मामले हैं उनमें ताक झांक की बात, और उनको जबरन मतलब एक अपराध के उसमें डाल देने की बात है। ठीक है, समाज के अंदर जो चीजें चल रही हैं, समाज करवट लेता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, वो चुनौतियां होती हैं सामने, लेकिन उनसे कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, उसके तरीके होते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल थोपने वाली बात है। जी 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 इंदु जी, फिर आती हूँ आपके पास। महन शुभम गिरी जी, अरे आप तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, आपने जब सुना कि यूसीसी लागू हो गया है जी, तो आपका दिल बड़ा प्रफुल्लित हो गया होगा। क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे यूसीसी पर? देखिए, तो पहले लोकसभा चुनाव और उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाली है, इस कारण से बिल को लागू किया गया। इसमें गोवा का जो पहले तो भारत में गोवा राज्य में यूसीसी लागू है, क्योंकि पुर्तगाल के समय से था, जब पुर्तगाल का शासन था गोवा में 1857 नहीं, देखिए महंत शुभम गिरी जी, देखिए मुस्लिम पक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है। महंत शुभम गिरी जी क्या कहेंगे, और तमाम जो संत समाज है उत्तराखंड का, वो यूसीसी को लेकर क्या सोचता है, ये बताइए। देखिए, संत समाज तो जो आरएसएस का संत समाज है, जो फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं, वो तो इसका समर्थन कर रहे हैं। अब हम तो इस बारे में बंटवारा है क्या? संतों में भी अखाड़ा परिषद ही 2 हो गए हैं, तो क्या करें। भाजपा के संत और बाकियों के संत अलग अलग। बाकी तो ऐसा है कि अखाड़ा परिषद ने तो स्वागत किया था, लेकिन हमें तो ये दुख हुआ कि इसमें आप नहीं है क्या आरएसएस के संत समाज में से? तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना आपको? फर्जी शंकराचार्य भी तो घूम रहे हैं। 4 अच्छा, पीठ है तो 4 पीठ की। चलिए फर्जियों की बात नहीं करते, असलियों की बात करते हैं। आप बताइए, क्या लगता है, आपकी मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी की? हिंदुओं को फायदा है यूसीसी से? इनको तो खाली विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी लागू किया। उत्तराखंड तो एक पहले जन लोकपाल बिल आया खंडूरी जी के टाइम में, सब वरिष्ठ जन बैठे हैं, और सरकार बदली तो जन लोकपाल बिल को ही समाप्त कर दिया। यहाँ पर नेता सत्ता बदलते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, कभी वो नेता उस पार्टी में हो जाता है, कभी नेता उस पार्टी में हो जाते हैं। चलिए नेता की बात छोड़िए, अब विशेष विधानसभा सत्र बुलाया उत्तराखंड में। पहले तो पलायन जो सबसे बड़ी समस्या है, पलायन के साथ साथ उत्तराखंड में जो जोशीमठ में भूदसाब हुआ, अभी भी वहां के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल पाया,
उत्तराखंड में भू कानून जो युवा मांग रहे हैं, उस भू कानून के बारे में ही कुछ प्रावधान करते। चलो भू कानून का हम भी समर्थन करते हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से यमुनोत्री धाम का बुरा हाल है, हम तो उसके लिए भी विरोध कर रहे हैं धामी जी का। धामी जी तो हमारे से चर्चा करते ही नहीं है। धामी जी ने तो 2021 में घोषणा की थी कि मैं यूजीसी लाऊंगा, और डोभाल जी ने आज इतना बढ़िया शब्द दे दिया, सारे हरिद्वार में इनकी तारीफ हो रही है। कुछ हरिद्वार के लोग भी इसमें विरोध में ही है। मैं जनजातियों को जोड़ा नहीं गया है इसमें। अब उत्तराखंड के बाहर जो नागरिक जाएंगे उनके लिए तो ये नियम लागू नहीं है। अच्छा, मतीन खान जी देख लीजिए, महंत शुभम गिरी जी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित नहीं लग रहे हैं। मतीन खान जी, मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है आपसे। बहुत सारे लोग यूसीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रयोग हुआ ये भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में जो किया, इससे क्या होगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बड़े विस्तार से बताइएगा कि मुस्लिम पक्ष को क्या क्या आपत्तियां हैं, क्या डर है, और क्या वो फैक्ट्स है। बिल्कुल, मैं पूरा आपको समय दे रही हूँ, आप विस्तार से बताइए, एक एक पॉइंट्स बताइए कि इससे जो है क्या हो सकता है। आपत्तियां बताइएगा। जी मतीन खान जी बोलिए। म्यूट हैं आप, शायद म्यूट हैं। अपनी आवाज खोलिए, एक बार अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है जी, मैं आपके चैनल पे बैठा हुआ हूँ और मैं एक देश का नागरिक हूँ। मैं अभी तक के यूसीसी के बारे में जो उत्तराखंड में जो आया है, वो उस यूसीसी का मतलब क्या है कि कॉमन सिविल कोड, यही है ना मैडम जी? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म, हाँ, मतलब सबके लिए एक सा कानून। अब ये बताइए, क्या सबके लिए वहाँ एक सा कानून है? इसके जरिए से क्या सबके लिए एक सा कानून हो रहा है क्या? नहीं, आपको मतलब मुस्लिम पक्ष को क्या आपत्ति है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और वो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, जो भी कानून आया है यूसीसी से जो आया है, देखिए देश में 167 पर्सनल लॉज हैं हर राज्य में। अब सिक्किम में, नागालैंड में, भाई नागालैंड में आप जाएंगे, मेघालय जाएंगे, और उधर कश्मीर जाएंगे, गोवा जाएंगे, तमिलनाडु, केरल, सब राज्यों में अलग अलग लोगों की खान पान अलग है, रहना सहना अलग है, लोगों के पूजा पद्धति अलग है, शादी ब्याह अलग है, हर चीज बिल्कुल। अब आप देखिए तमिलनाडु में, देखिएगा कि वहां पे किशोर कुमार जी हैं, जैसे वहां पर एक सिस्टम है, वो सगी भांजी से, बहन की बेटी से शादी करना उनका कस्टम है, वो उसको बहुत ज्यादा वो करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये देश की खूबसूरती है कि ये सारे लोगों को मिला करके भारत बना है, हिंदुस्तान बना है, और इसकी यही खूबसूरती है कि मुनफरिद लोगों का मजमुआ भारत है। ये खूबसूरती आप दूसरे जगहों पर जाएंगे तो ये चीज नहीं मिलेगी। आप अफगानिस्तान चले जाएंगे, ये क्या मिल जाएगी खूबसूरती? ये क्या आप जो है ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे या जापान चले जाएंगे, कहीं पे इस देश की यही तो खूबसूरती है कि भिन्नता में एकता है। नहीं, शरीयत खत्म हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। शरीयत खत्म होने से क्या दिक्कत होगी? मतीन खान जी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं वो सवाल आपके सामने लेकर आई हूँ। हर राज्य अगर अपने अपने वहां पर यूसीसी बना लेगा, कॉमन सिविल कोड, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बना लेगा, तो कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे देश चलेगा? मुझे तो ये चिंता है। देखिए मुसलमानों का रही बात, आप जो बार बार हमें पूछ रही हैं, भाई हम जो गवर्न होते हैं वो, देखिए मतीन खान जी, जो सवाल चल रहे हैं, जो लोगों के जहन में जो सवाल हैं, वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि ये सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। खुलकर लोगों को बताइए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉज जो है, जो मुसलमानों के जो कानून है, जो संविधान के ने हमको ये राइट दिया है कि हम अपनी प्रैक्टिस के साथ निकाह करें, शादी करें। तलाक तो बहुत गलत चीज है, समझे। और जो भी हमारे कस्टम्स है, हम उसके एतबार से कुरान हदीस के हिसाब से चलेंगे, है जो संविधान ने हमें राइट दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। कानून कोई से भी आप इस तरह का जो है वो कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ले, या यूसीसी कर ले, या वो CNRC कर ले, जो चाहे कर ले,
आप आज पावर में हैं, आप जो चाहे कर लें, कल लोग बदलेंगे, लोगों के हालात बदलेंगे और जो नफरत फैला रहे हैं उनको जैसे उत्तराखंड में प्रयोग किया गया, अगर भारत में लागू हो जाए यूसीसी, तो फिर शरीयत के हिसाब से कैसे चलेंगे? 167 पर्सनल लॉज हैं मैडम, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ जी कि वो सगी भांजी से कैसे शादी करेंगे। एक पॉलीगैमी है, वहां पर एक घर में एक औरत जो है वो 4-4 आदमियों के साथ रहती है, उनके पर्सनल लॉज हैं। इसी देश के अंदर ऐसा होता है। कहीं यहाँ पर कुत्ता लोग नहीं खाते हैं, आप दूसरे राज्यों में चले जाएंगे वहां कुत्ता लोग खाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सबके लिए सेम कानून रहेगा, सबके लिए, हर किसी तो का सेम कानून, बस अनुसूचित जनजाति को अलग रख दिया है। क्या यूनिफॉर्म वहां पर हो रहा है? क्या सबके लिए कानून बना है? अच्छा, डोभाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यूसीसी के विरोध में ही तो बन रहा है ना वहां पर। ये तो सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी के लिए, सिर्फ हिंदू भाइयों को पोलराइज करने के लिए इस तरह का कानून बना है। अच्छा, डोभाल जी आप पहले तो माइक अनम्यूट करिएगा। और इंद्रेश जी कुछ कह रहे थे, मैं आपके पास बाद में आऊंगी, लेकिन पहले डोभाल जी से पूछूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे मतीन खान जी कह रहे हैं कि ये हिंदू भाइयों को पोलराइज करने के लिए हो रहा है, मतलब एक तरीके का जहर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मंशा ठीक है भारतीय जनता पार्टी की यूसीसी को लेकर, जो प्रयोग कर लिए हैं उत्तराखंड में? देखिए प्रज्ञा जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें, ये देश के साथ ही बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात भी है और देश की आधा आबादी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं धामी जी, जो काम मोदी को और अमित शाह को करना चाहिए था, जो संवैधानिक अधिकार जिनको था। एक इंद्र जी ने ठीक कहा है कि भाई हम भारत के नागरिक हैं, कोई राज्य कोई नहीं बना सकता, लेकिन इसके बावजूद क्यों किया इन्होंने? ये इनको वो राम मंदिर से भी उम्मीद नहीं लग रही है कि आप 24 में आने वाले हैं। इनकी फजीयत होने वाली है, उस फजीयत के इस राज्य में इसका प्रयोग इसलिए इन्होंने किया है। और इसीलिए ये जो जनजातियां हैं, जो जिनको इनको बाहर रखा गया है, इस देश में बहुत बड़ी भारी आबादी है। आप देख रहे हैं कि वनांचल में और उड़ीसा में, झारखंड में तमाम लोग आज सड़कों पर हैं, जो कुछ ये राजनीति कर रहे हैं। ये वहां पर ये दिखाना चाहते हैं वो बंजारों को और भोटिया, जो दुबोक्सा, जो तमाम जो जातियां हैं उनको, कि देखिए हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बनाई है, उसमें आपको बाहर रखा गया है। और ये हिंदू को ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो सीधा सीधा हम ये मुसलमानों को किनारे लगाने का सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने विधेयक रखा है धामी को भी मालूम नहीं है। आपको यहाँ से आप देखिए कि ये 800 पन्नों की रिपोर्ट है। 2 तारीख को 800 पन्नों की रिपोर्ट धामी जी को सौंपी जाती है। 3 तारीख को कैबिनेट बुलाते हैं, उसमें नहीं रखते हैं। 4 तारीख को संडे के दिन अपने घर पे कैबिनेट की मीटिंग करते हैं। 1 घंटे की चाय में वो 800 पन्ने पढ़ लेते हैं और फिर वो अगले दिन वो करते हैं और उसमें 200 पन्नों का वो विधेयक बना देते हैं आचार संहिता। ये कैसे संभव है? अगर ये सरकार इतनी तेजी से काम कर रही है, करना चाहिए सरकार को तेजी से काम। ये तो हर विषय पे होना चाहिए। और ये देश भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने देखिए वो प्रयोग कर लिया है, ये बना दिया है, आपको भी सुरक्षित लग गया, ताकि उनका जो नाराजगी है लोगों में, जो जनजातियों में सरकार के फेलियर से जो काम नहीं कर रहे, जो केंद्र सरकार है, ये सब उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए देखिए हमने ये कहा, उनको बाहर रखा है, आपके अधिकार हमने सुरक्षित किए। मैंने आज भी ये बहुत सारे लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 10 साल में धामी को ये बताना चाहिए, 10 साल में 7 साल से तो भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, कितने हलाला हुए हैं प्रदेश में? कोई एक सिंगल आप बता दीजिए। अगर आप लोगों को एजुकेशन देंगे नहीं और इस प्रकार के आप कानून बनाएंगे और महिलाओं पे आप इस तरह के जाति करेंगे, ये सीधे ये जो सीधा हमारे प्रदेश में क्या 12-13% होंगे मुस्लिम, वो उस पर इनकी राजनीति, ये पूरे देश में इसको लेके हमें जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है बार बार, और उसके साथ आप इस प्रकार की छेड़छाड़ कर रहे हैं।
अपने फेल्योर के लिए। उत्तराखंड के लोग तो मूल निवास मांग रहे हैं आपसे, वो तो भू कानून मांग रहे हैं आपसे, और वो नौकरी मांग रहे हैं आपसे, वो उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है, और आप ऐसी चीजों को ला रहे हैं वो जनता को बांटने के लिए। कोई इस पर नहीं कर रहा है। वो ठीक है, कल मैं देख रहा था वो अभी आपको बताऊं, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये तो मार्च 23 में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और ये 3 खंडपीठ ने, उसने कहा ये मूर्खतापूर्ण विचार है, और वो जो PIL थी वो खारिज कर दी उन्होंने। और इस सबको जानते हुए भी, ये जानते हैं कि ये देश में इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस 24 को जीतना है इनको किसी भी तरीके से, और इसलिए उन्होंने इस छोटे से राज्य में, जो अभी जिसके ऊपर छत भी नहीं है, 24 साल में इस राज्य के बाद बिना छत का राज्य है, उसके कोई कैपिटल नहीं है, और वो तमाम भटक रहे हैं, और उसकी जनता को इस तरीके से भावनात्मक मुद्दों को लेके ये जानते हैं कि कुछ नहीं होना है इसमें, लेकिन ये लोगों को लड़ा तो रहे। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे इतने शरीयत के कानून है, बहुत सारे कानूनों में सुधार की जरूरत है, समय के अनुसार वो सुधार होगा, और सुधार होगा एजुकेशन से, और आप एजुकेशन पे ताला लगा रहे हैं, वहां ताला लगा रहे हैं, यहाँ दूसरे आप ये कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं, बहुत ही गंभीर सवाल है, और ये सवाल को ऐसे राज्य में आपने छेड़ा है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका फौज में होता है, बिल्कुल जाता है। आप उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका निदान। आप तमाम, आपने आधे लोगों को तो छोड़ ही दिया, फिर मैंने इसलिए छी कहा उसको कि भाई आप खुद धामी जी छी कर रहे हैं, जब आपने बहुत सारे लोगों को, जनजातियों को, और उनको तो बाहर कर दिया, तो छी तो हुआ वो। आपने समान के जगह असमान कर दिया। इंद्रेश जी के पास चलते हैं, इंद्रेश जी के पास चलते हैं, मैं फिर आऊंगी आपके पास। इंद्रेश जी, आप पहली बात तो कुछ कहना चाह रहे थे, और दूसरी बात कि राम मंदिर की जो लहर हुई, कहा कि अब तो राम मंदिर भाई बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसके बाद भी ये UCC लाया गया और तमाम तरह के और पैंतरे दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ी डगर जो है बड़ी मुश्किल दिख रही है, बड़ा खौफ दिख रहा है, और डोभाल जी ने तो कह दिया कि फजीहत दिख रही है 2024 में। क्या आप मानते हैं ऐसा? क्या वो तो साफ है। देखिए कि राम के बाद भी, राम मंदिर के बाद और राम के बाद भी अगर पलटू राम की जरूरत पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि डगर बड़ी मुश्किल है। और इस UCC से भी बहुत उसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये दरअसल अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश है, जिस बात को डोभाल जी ने कहा। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर जो मुस्लिमों के संदर्भ में बात हो रही है, तो असल में RSS को, भाजपा को, या उस टाइप के हिंदुओं को जिनका कि मुसलमानों से साबका नहीं पड़ता, तो ऐसा लगता है कि उनकी मुसलमानों के बारे में ये धारणा है कि वहाँ सिर्फ तलाक ही होता है और कुछ होता नहीं है। तो भाई तलाक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो रोज़ शादी और रोज़ तलाक नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। वो ज़िंदगी चलाने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में मेहनत करते हैं। और भाजपा RSS वालों का वास्ता ऐसे मुसलमानों से नहीं पड़ा हो, लेकिन इस देश में बहुत सारे बहुत प्रगतिशील किस्म के लोग मुस्लिम हुए हैं। यहाँ पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और मैं आपको बताऊं, मैंने तो वो सफदर हाशमी थे जो रंगमंच करते हुए, जिनकी हत्या हुई, रंगमंच के लिए शहीद हुए, और सफदर के पिता उनसे पहले वो वसीयत करके मरे। उन्होंने लिखा कि नो रिलीजियस राइट शुड बी कैरिड ओवर माय बॉडी, है ना। और निगमबोध घाट पर उनका दाह संस्कार हुआ। सफदर का भी निगमबोध घाट पर दाह संस्कार हुआ। तो ऐसे मुसलमानों के बारे में जो एक सीमित धारणा है, तो धार्मिक कट्टरपंथी हर समाज में मौजूद हैं। वो मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं। मैं तो याद करता हूँ कि निदा फाजली साहब पाकिस्तान गए और वहाँ से लौट करके वो आए, तो उन्होंने एक नज़्म लिखी, यहाँ भी वहाँ भी, और कि पाकिस्तान में भी और यहाँ भी। तो उन्होंने लिखा कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान है यहाँ भी वहाँ भी। तो दोनों जगह संप्रदायों के भीतर धार्मिक कट्टरता, धार्मिक रूढ़िवाद, एक कट्टरता का निदान दूसरी कट्टरता से नहीं होगा, उसका निदान तो समझदारी से सामाजिक सुधार के जरिए होगा। और ये सामाजिक सुधार की कोशिश नहीं है, ये पोलराइजेशन की कोशिश है। और इसमें बस एक चीज़ और मैं कानून के सिलसिले में कहना चाहता हूँ, और कि इन्होंने इतना अद्भुत किस्म का कानून बनाया कि जैसे विवाह का रजिस्ट्रेशन है,
तो विवाह का रजिस्ट्रेशन आपको राज्य के भीतर करना है, जो इस राज्य के भीतर रहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इस राज्य का निवासी कोई दूसरे राज्य में विवाह कर ले, वो वहीं रहता हो, तो भी उसको शादी का रजिस्ट्रेशन यहाँ आकर के करना होगा। अरे भाई, वो वहाँ शादी का रजिस्ट्रेशन करेगा तो यहाँ एक राज्य कैसे दूसरे राज्य के भीतर घुस करके किसी पर ये कानून लागू कराएगा? तो कानून की सीमाएं क्या हैं इससे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसमें पहले भी शादी का होता था, लेकिन अब एक नई बात हो गई कि उसमें फाइन है। अगर आप शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो 10,000 रुपया फाइन है। और आज दोपहर में एक पत्रकार मित्र ऐसे ही मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, बात कर रहे थे मुझसे, और उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि भाई उसमें फाइन है। उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री ने कानून नहीं पढ़ा फिर। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मुख्यमंत्री ने कानून नहीं पढ़ा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात ये कह दे रहे हैं। तो मैंने उनको कानून खोल करके दिखाया कि उसका सेक्शन 17-18 में लिखा हुआ है कि भाई 10,000 रुपया जुर्माना पड़ेगा, है ना। तो और अगर मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं, बात कही जा रही है कि संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया है इस बिल में। वो तो पहली बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई संविधान के दायरे से बाहर जाकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश है। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देखिए, तो वहाँ डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नहीं भाई, मुस्लिमों को, क्रिश्चियंस को, क्योंकि उस समय भी मुस्लिम्स ने, क्रिश्चियंस ने ये अप्रीहेंशन जाहिर किया संविधान सभा की बहस में। और वहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने जब लास्ट में उस डिबेट को कंक्लूड किया, उन्होंने कहा किसी पर बाइंडिंग नहीं होगा, ये ऑप्शनल होगा, इसको ऑप्शनल तरीके से रखेंगे। इसीलिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। और जो समानता की बात है, तो देखिए समानता तो संविधान सबके लिए समान रूप से है, संवैधानिक अधिकार सबके लिए समान रूप से हैं, क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है। भाई हत्या की सजा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर है। चोरी, डकैती, रेप, सबकी सजा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर है, उसमें कोई विभेद नहीं है। तो समानता के कानून हैं, और समानता में और एक रूपता में अंतर होता है। इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, दे आर इंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। तो असल में समानता की बात है, एक रूपता की बात नहीं है। लेकिन भाजपा, आरएसएस जो चाहते हैं वो समानता नहीं चाहते, वो समानता का सम्मान भी नहीं करते, वो एक रूपता चाहते हैं, सबको एक तरह से ढालना चाहते हैं। किसी दूसरे विचार के लिए, किसी दूसरे तरह की सोच के लिए उनके यहाँ कोई जगह नहीं है। और इसलिए इस तरह का कानून लेकर के आए हैं जो जबरन लोगों पर थोपा जाए। आप सोचिए एक बात और, कि वो जो कमेटी इन्होंने बनाई, जिस कमेटी ने 2 साल के करीब काम किया, तो उस कमेटी में किसी दूसरे धर्म का कोई सदस्य नहीं था। 5 लोगों की कमेटी थी, उसमें से 3 लोगों को पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट था। एक सुप्रीम कोर्ट की जज थी, दूसरे जज थे, एक इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड थे, जो सरकार के सलाहकार भी रहे, जो मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। तो एक तरह से उन 5 में से 3 लोगों को तो पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट था, लेकिन समाज के किसी दूसरे हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला, किसी ट्राइबल्स के का प्रतिनिधित्व करने वाला उस कमेटी में कोई नहीं था। तो इसलिए आज के दिन पर ये पूरी प्रक्रिया ही असल में सवालों के घेरे में है। बिल्कुल इंद्रेश जी, महन शुभम गिरी जी के पास चलूंगी। महन जी, जो सवाल इंद्रेश जी ने उठाया, बिल्कुल वही सवाल मेरा भी है कि अगर कानून लाना ही था, तो जब हर वर्ग के लिए सेम कानून है और कानून लाना था, आपने सब कुछ सोचा, तो फिर हर धर्म के धर्म गुरुओं से सलाह लेने की क्यों नहीं सोची गई? देखिए, धामी जी पहले हरिद्वार आए थे, डोभाल जी भी जानते हैं, हरिद्वार में घोषणा की थी इन्होंने किसी आश्रम में। मैं भी उस समय किसी वहां पर कोई कार्यक्रम था, मैं भी गया था। लेकिन हमने धामी जी से मिलने की बहुत कोशिश की, किसी मामले में, इस मामले में भी मिलने की, तो हमसे वो मिले नहीं ना। उन्होंने किसी महंत जी से भी नहीं मिले? हाँ जी, महंत जी आपसे भी नहीं मिले? नहीं मिले धामी जी। मेरे डोभाल जी, मेरा चामुंडा मंदिर का केस जो चल रहा है हरिद्वार में, डोभाल जी जानते हैं, उस विषय में भी था। कोई 3-4 मुद्दे थे, गंगा जी के जो गंदे नाले मिलते हैं, आपने खुद ही रिकॉर्डिंग की थी, और आपको पता है, आपने देखे भी हो नाले कहाँ कहाँ बहते हैं। तो उस प्रकार से मैंने मिलना था उनसे, उस विषय में नहीं मिले। लेकिन एक बात तो ये है कि जैसे हमारे हरिद्वार में है, हरिद्वार में आज तक हम उस जिले में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के समय से, और उत्तराखंड में वहां पर सांप्रदायिक। अच्छा, आपके हिसाब से अगर चलिए हर धर्म के लिए सेम कानून है, तो अगर मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी बुलाकर उनसे सलाह ली जाती, तो महन शुभम गिरी के हिसाब से ये सही रहता कि
ठीक ना रहता? मतलब हर धर्म नहीं, के सभी धर्मगुरुओं से, मेरे कहने का मतलब देखिए, ये है। सभी धर्म के नेताओं को, सभी धर्म के गुरुओं को बुलाते, और हम्म मुस्लिम धर्म के भी बुलाते, और ईसाइयों को भी बुलाते, बौद्ध को भी बुलाते, हम्म सब जितने हम्म भी उत्तराखंड में जनजाति क्षेत्र के हैं उनको भी बुलाते, फिर बातचीत करते सबसे, फिर एक कानून लाते। हम्म आप भू कानून लाइए। अब लद्दाख में देखिए ना, लद्दाख हम्म में लोग रोडों में हैं। मैं खुद ही लद्दाख के, कोई मेरे को व्यक्ति मिले थे दो तीन दिन पूर्व, वो खुद वहां पर है, क्या बोलते हैं, रोड में है, सोनन तो संत वांगचुक है। समाज इसको अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है, ये बताइए। देखिए, संत महंत समाज तो समाज, कुछ तो संत अपना, समाज। हाँ। संत समाज तो अपना रहा है, लेकिन हम्म मेरा इसलिए कहना है कि इसमें जो उत्तराखंड के युवा हैं उनको रोजगार नहीं है। नहीं अंकिता तो का इतना अभी बड़ा जैसे आपने बोला कि संत भी बटे हुए हैं, कुछ आरएसएस वाले हैं, कुछ नकली शंकराचार्य हैं, कुछ है, तो मैं आपसे एकदम देखिए क्लियर बात करना चाहती हूँ। ये उल्टा चश्मा यूसी है, यहाँ पर्दे के पीछे कुछ नहीं, सब कुछ सामने। ये बताइए, सिर्फ आरएसएस वाले संत इस चीज को लेकर खुश हैं, यूसीसी को अपना रहे हैं, कि तमाम संत इस यूसीसी को अपना रहे हैं, ये बताइए। देखिए, हरिद्वार तो संतों की नगरी है। हाँ। हमने तो जितने भी समाचार पत्रों में पढ़ा, या जितनी भी मीडिया के द्वारा परिचर्चा हुई, मेरी परिचर्चा हुई, मैंने पूछ लिया, कि कांग्रेस से भी पूछा, बीजेपी से भी पूछा, कई चैनलों में, तो मैंने अपना कहा रहे कि हैं। सामान्य, हाँ या हाँ ना? मैंने तो अपनाया, क्या संतों ने स्वागत किया मुख्यमंत्री जी का, आभार हाँ। जताया। अच्छा। डोभाल जी भी जानते हैं। तो हमने तो कहा कि भैया, आप कानून ला रहे हो, पहले तो उत्तराखंड में भू कानून क्यों नहीं ला रहे हो? हिमाचल की तरह भू कानून लाइए ना। बोला, बिल्कुल, आप जिसकी सुक्खू जी जरूरत की है तारीफ, उत्तराखंड को। आप सुक्खू जी की तारीफ करते हो। मैंने कहा कि सुक्खू जी ने एक अच्छा काम किया। क्या काम किया? जो आपदा में किसी का घर बह गया तो 7 लाख रुपए उन्होंने देने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख मिलता था या 50,000 मिलता था। अच्छा रजिया तो बेग ऐसा, जी, आप तो समाज सेवी हैं, आप तो बेहतर जानती होंगी, ये बताइए कि इसका जो प्रभाव है, ये भारतीय जनता पार्टी पर क्या पॉजिटिव पड़ने वाला है उत्तराखंड में, यूसीसी का प्रभाव? आपका माइक आप म्यूट है म्यूट हैं। रजिया बेग जी, अब बोलिए। अब मुझे लग रहा है कुछ शायद नेटवर्क एरर हो गया है। इंदु नोडियाल जी, ऐसा ही सेम लग रहा है। सवाल मेरा आपसे, आप आवाज आ रही है आपको रजिया बेग जी? माइक आप एक म्यूट बार है। अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट म्यूट है, म्यूट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अगर हम इस कानून की बात करें, जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, अभी हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं कि ये कानून है क्या, आप किसकी बात कर रहे हैं, इसमें असर कैसे पड़ने वाला है। मेरे हिंदू भाइयों को अभी पता नहीं है कि जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को अभी पता चलेगा कि जो प्रोविजंस इस पे रखे गए हैं, उन प्रोविजंस का उनके खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि मैं तो एक सवाल पूछ रही हूँ बार बार। आपने कहा कि शादी, डाइवोर्स और आपका उत्तराधिकार, गोद लेना, आपका और इद्दत, ये 4-5 चीजें आप इस पे रख के चले हैं। आप क्या इससे आप देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी लेकर आएंगे और इससे देश यूनिफॉर्म हो जाएगा? सिविल लॉ, जो हमारे सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं, पहले से विद्यमान हैं। आपने जिन लॉज को छेड़ने की बात कही है, फैमिली लॉज को, ये फैमिली लॉज में आता है और सेमी सिविल होता है। आपने जिन्हें छेड़ने की बात कही है, क्या उन कानूनों को छेड़ के यूनिफॉर्मिटी आ रही है? एक अगर आप आनंद मैरिज एक्ट में देखें, या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में देखें, या मुस्लिम में निकाह हो रहा है, या हिंदूज में सेक्रेमेंट्स हो रहे हैं, आपने कहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लेकर आए? आप किस बात की बात कर रहे हैं? असर क्या पड़ेगा? आप लाइए ना, एक कटघरे में खड़ा करिए, या तो आप सीधे सबको कहे कि फेरे दिलाइए, सब लोगों के यूनिफॉर्मिटी होगी। आप कहिए कि आप सब निकाह पढ़ा दें पूरे देश के लोग, वही कर दीजिए। आप ये करने को तैयार नहीं, तो किस यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं? ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी अंग्रेज जी भी बोल रहे थे, अगर सपोज उत्तराखंड का कोई पक्ष और उत्तर प्रदेश के पक्ष किसी दूसरे पक्ष से शादी कर लेता है, दो लोग आपस में, उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? किस कानून के तहत आप उनकी शादी को करेंगे? और बाकी जो और कानून के अंतर्गत अगर कोई दिक्कतें आती है, तो आप कौन सी कोर्ट में, कौन सी अदालत में जाएंगे? वो कौन सी अदालत बनेगी? ये अभी तक आपने क्लियर नहीं किया। कहाँ जाएंगे? अगर तलाक का मसला हुआ तो आप यूपी में जाएंगे या आप उत्तराखंड के अंदर तलाक कराएंगे? उनके बच्चों के उत्तराधिकार के अगर जो इश्यूज उठेंगे, वो उत्तराधिकार के इश्यूज कौन सी जगह पे होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे या उत्तराखंड के अंदर होंगे? कहाँ पे होंगे? आपकी क्या मजाक बना दिया धामी जी ने कि एक सगुफा छोड़ दिया कि मैं पहले श्रेय लेने के लिए कि मैं पहला राज्य बन गया। आप
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात नहीं करते हैं आप। लाखों करोड़ों रुपए का जिसका आपका जो हमारे टैक्स पे जाता है, उस जिससे उससे फायदा मिलता है सरकार को, आप उस पर भी बात करने को तैयार नहीं है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे। तो किसकी यूनिफॉर्मिटी लेकर आने हैं आपको? और कस्टमरी प्रैक्टिसेस अगर उत्तराखंड के अंदर या पूरे देश के अंदर ट्राइबल्स की है, तो दूसरे धर्म के लोगों की भी अपनी कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। आप उन्हें छेड़कर और उनसे आप ये कह के कि भाई हम तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारे तो जो रीति है वो कुरीति है, और जो दूसरे के जिनसे हमें बेनिफिट उठाना है, जिनसे हम ट्राइबल से अभी हमें बेनिफिट मिलने वाला है 2024 में, उसको आप कहते हैं ये रीति है। आप बहुपति की प्रथा को तो प्रथा मानते हैं, आप बहुपत्नी की जो बहुपत्नी यहाँ पे हो रही है उसे आप कहते हैं कुरीति है। आप इद्दत एक पर्सनल मैटर है, वेरी पर्सनल मैटर। इद्दत हो गई, खुला हो गया, जो कुछ भी मुस्लिम शरीयत से जुड़ा हुआ है वो बहुत पर्सनल चीजें हैं, और उन पर्सनल चीजों को आप छेड़ के कहते हैं कि हमने कुरीतियों को हटा दिया। तो क्या आपने ये कानून एक मुस्लिम या एक खास तबके को हटाने के लिए किया है? तो फिर आपका यूसीसी नहीं होता है, फिर देश को आप गुमराह कर रहे हैं। उत्तराखंड को आपने गुमराह कर दिया है कि हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए हैं यहाँ पे। और अभी तो आप, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिन लॉज को आप इफेक्ट कर रहे हैं, उन लॉज से आपके पास जो पहले से विद्यमान है, जो लॉ हमारे पास ऑलरेडी है, आपने उनको डिलीट कर दिया है, वहां आपका प्रोसीजर चल चुका है, वही लॉ यहाँ पे भी है, वही तुमने भी बना दिए। तो कौन सा लॉ हम किससे लॉ से हम गवर्न होंगे? कौन सी लॉ से गवर्न होने वाले हैं हम लोग? ये सरकार नहीं बताती। एक बिल रख दिया आपने वाहवाही लूटने के लिए। और दूसरी चीजें ये है कि अगर पर कोई भी, मैं कहती हूँ हिंदू मुस्लिम कोई सा भी है, अगर उनके कस्टमरी प्रैक्टिस से छेड़छाड़ होगी, चाहे वो शरीयत से छेड़छाड़ हो या दूसरी चीजों से, उसे कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, किसी को भी ये बात पसंद नहीं आ रही है कि एक महिला को आप कहें कि तुझे इद्दत से रोक दिया जा रहा है। कैसे हम पसंद करेंगे इस चीज को? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते किसी भी औरत को। और अपलिफ्टमेंट की बात अगर करें महिलाओं की, तो आप देखिएगा जो लिविंग रिलेशनशिप की बात कह रहे हैं, बहुत ऐसी बात लेकर आए हैं धामी जी कि मेरे ख्याल में पूरा देश इसकी वाहवाही करेगा। आप कैसे करेंगे उसको? अगर एक महिला एक बार रजिस्ट्रेशन कराती है या एक पुरुष एक बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं और खुदा न खास्ता उनकी आपस में वो अलग होते हैं, तो आप उसे कैंसिल करा सकते हैं। उन बच्चों की लेजिटिमेसी का क्या होगा जो इस रिलेशनशिप से पैदा होंगे? आप दूसरी बार वो फिर जाएगी अपना रजिस्ट्रेशन कराने या जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने, उसको तो पूरी छूट है, एक बार का तो नहीं है उसमें शायद बैन, वो तो कई बार करा सकते हैं जब भी जिसका दिल आया। तो तुम इतना बड़ा खिलवाड़ करोगे बहनों के साथ कि उनकी अस्मिता का क्वेश्चन है। क्योंकि मैं इसे कंडम करती हूँ कि ऐसे रीति रिवाज जो पूरे समाज को एक बहुत गलत तरीके से दूसरी दिशा में ले जाती है, तो वो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो इस समाज के अंदर उसको हम तो कोई जगह नहीं देंगे। कोर्ट ने भी इस चीज को डफर कह दिया है, तो इस डफर कानून की कहीं पर भी कोई गुंजाइश उत्तराखंड के अंदर नहीं है। और रही बात कि शरीयत से छेड़छाड़ है, तो निश्चित तौर पर शरीयत से छेड़छाड़ करके एक सगुफा दिखा दिया गया है कि हमने देखो मुसलमानों की शरीयत को छेड़ दिया है। अब जो पोलराइजेशन हो सकता है तो हो जाए। हिंदू नौटियाल जी, इस पोलराइजेशन पर ही सवाल है भाई। कहा जा रहा है चुनाव से पहले, ये भी बहुत बात चली, सीए आएगा। अब चुनाव से ठीक पहले यूसीसी लागू हो गया, आपके उत्तराखंड में एक प्रयोग कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आपको क्या लगता है कि ये जो संदेश दिया जा रहा है 2024 से पहले पूरे देश में, क्या भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर हिंदू मुसलमान करके 2024 का चुनाव जीतना चाहती है? इस बार कोई और मुद्दा काम नहीं आने वाला, राम मंदिर हो गया चाहे कोई भी मुद्दा, आप कुछ काम नहीं आ रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है और 2024 जीतना है। आखिरी सवाल आपसे यही है, बताइए। आपका माइक म्यूट है, बोलिए। ये चुनाव से पहले हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू हैं और यहाँ पे लैंड जिहाद चलता है, लव जिहाद चलता है, और जो पुरोला के अंदर आप सब जानती हैं। क्योंकि धामी सरकार अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकती। यहाँ पे देहरादून के अंदर उथल पथल मची हुई है, चाहे वो ई रिक्शा वाले हों, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे वो अभी आप देखो एक जच्चा जो है खिलसू ब्लॉक की, वो मर गई बिना इलाज के,
उसकी मतलब 24 साल की लड़की। तो अभी पर सब भी भगवान भरोसे यहाँ पे है। मतलब इतनी बुरी हालत है, बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाने की बात कर रहे हैं, रेल लाइन बनाने की बात कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, और साथ में वोटों का ध्रुवीकरण, ये मुख्य उनका, क्योंकि ये हताशा है उनकी, और वो उनकी नजर कुर्सी पे है। जैसे एक राक्षस की जान तोते के अंदर होती है, उसी तरह से इनकी जान कुर्सी में अटकी हुई है। किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकारेण जो 2024 का चुनाव है, और अभी किसी साथी ने कहा कि भैया नगर निकायों के चुनाव भी हैं, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमेशा चुनावी मोड में ये लोग, तो ये एक असलियत इन लोगों की है, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सब कर रहे हैं। रोजगार के सवाल पे कोई नहीं बोलता, अग्निवीर का सवाल कितना मुश्किल है। अभी आपने देखा पंजाब के अंदर जिस तरह से एक बच्चा शहीद हो जाता है और उसको किसी तरह का सम्मान नहीं मिलता, और बच्चे जा रहे हैं वहां अग्निवीर की भर्ती के लिए कि कुछ नहीं से तो कुछ तो मिले। सब कुछ बेचने के बाद इतनी बुरी हालत, इतनी तबाही मचा रखी है, तो उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो इकट्ठा होंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंदु नौटियाल जी, और हमारा समय भी हो गया है। तो आप तमाम गेस्ट, आप तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का, समाज सेवियों का, सभी का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मतीन खान जी शुक्रिया, इंद्रेश जी शुक्रिया, रत्नमणि जी शुक्रिया, महेंद्र शुभम गिरी जी आपको नमस्कार, और इंदु जी आपको नमस्कार, और रजिया बेग जी आपको नमस्कार। और भाई आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे थे, इस मुद्दे पर हम और भी चर्चाएं करेंगे और हर किसी के विचार आपको जरूर बताएंगे कि उत्तराखंड में जो बिल लागू हुआ है, जो बिल पास हो गया है, अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो संदेश देने का प्रयास कर रही है पूरे देश में 2024 चुनाव से पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा आखिर सही है कि नहीं सही है। हम लगातार जुड़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।